नमस्कार साथियों, ये YouTube चैनल संजय झा स्पीक्स है और मैं संजय झा चैनल की ओर से आप सभी का अभिवादन करता हूँ। दोस्तों, सबसे पहले मैं आप सभी का आभार जताना चाहूँगा। आभार इसलिए कि अभी जो मैं पिछले दिनों मैंने सारनाथ के अशोक स्तंभ को लेकर जो विवाद खड़ा हुआ था सेंट्रल विस्टा पर, जब इसे लगाया गया इसकी आकृति को, उसके बाद शेर के मुखड़े को लेकर के, उसके आक्रामक रवैये को लेकर के जो विवाद हुआ था, उसमें उन चीज़ों को देखते हुए मैंने एक वीडियो बनाया था और उसमें ये दिखाना चाहा था कि ये सारनाथ में अशोक स्तंभ की खोज कैसे हुई, कैसे कि इंजीनियर ने इसको खोजा और कैसे उसने अपने घर का नाम सारनाथ रखा वगैरह वगैरह। तो उसको आप लोगों ने बहुत पसंद किया, बहुत लाइक किया और दोस्तों उससे प्रोत्साहन के कारण मैं अशोक के जीवन पे एक वीडियो बनाने का प्रयास किया है, जो आप लोगों के सामने जिसे लेकर के हाजिर हुआ हूँ। दोस्तों, अशोक के बारे में कुछ भ्रांतियाँ हैं और मैं उन भ्रांतियों के बारे में आप लोगों को बताना चाहता हूँ। कहा जाता है कि अशोक बचपन में बहुत क्रूर शासक हुआ करते थे। बचपन में बहुत क्रूर थे और जब शासक बने तब भी बहुत क्रूर थे। जैसा कि आप जानते हैं कि 326 ईस्वी पूर्व में 326 ईस्वी पूर्व से लेकर 323 ईस्वी पूर्व के बीच में चाणक्य की मदद से चंद्रगुप्त मौर्य ने न केवल नंद वंश का उन्मूलन किया मगध से, बल्कि वहाँ मौर्य वंश की स्थापना की और उसके बाद उन्होंने भारत के दिग्विजय के अभियान पर निकले चंद्रगुप्त मौर्य और चाणक्य की मदद से उन्होंने सेल्यूकस निकेटर को पराजित किया। सेल्यूकस निकेटर की पुत्री से शादी की और उन्होंने जो है ईरान तक भारत का परचम लहराया और ईरान से चंद्रगुप्त मौर्य के समय में ही ईरान से लेकर के अटक तक और ऑलमोस्ट पूरा दक्षिण भारत, केरल और तमिलनाडु के कुछ हिस्सों को छोड़ दीजिए तो, और नेपाल, जम्मू कश्मीर सब चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य के अधीन आ गया। यानी भारत ने पहली बार उस भौगोलिक सीमा को देखा जाना जिसके आर्यावर्त के नाम से या जम्बूद्वीप के नाम से, जिसका पुराणों में और जिसका सनातन साहित्य में जिसका वर्णन हुआ है। ये प्रतापी चंद्रगुप्त मौर्य थे मगध वंश के और 303 ईस्वी पूर्व में उनकी मृत्यु हुई और फिर उनकी मृत्यु 304 ईस्वी पूर्व में उनकी मृत्यु हुई। उनकी मृत्यु के बाद उनके पुत्र बिंदुसार गद्दी पर बैठे। बिंदुसार 273 ईस्वी पूर्व तक उन्होंने शासन किया। उसके बाद उनका पुत्र अशोक शासक बने। अशोक के बारे में कहा जाता है, अशोक की जीवनी को लेकर के बौद्धों ने बहुत विवादास्पद बना दिया है उनकी जीवनी को। बौद्ध दिक्कत यह है कि अशोक की जीवनी के बारे में हमें बहुत कुछ सबसे पहले जो हमारे बौद्ध ग्रंथ हैं उन्होंने अशोक की जीवनी को लिखा और उनके जीवन को लेकर के अधिकांशतः हमें बौद्ध ग्रंथों पर निर्भर रहना पड़ता है। कुछ कलहन की राजतरंगिणी में उसका वर्णन हुआ है और कुछ जो है हिंदू के मतलब हमारे पुराणों में उनका वर्णन है। लेकिन पहली बार जब 1853 में 1853 में जेम्स प्रिंसेप ने जब ब्राह्मी लिपि को पढ़ा, उसका अर्थ समझा, तो उसके बाद जब अशोक के जो शिलालेख मिले थे, अशोक के जो स्तंभ लेख मिले थे, अशोक के जो गुफा लेख मिले थे, उन सभी को जब पढ़ा गया तब पता चला कि अशोक नाम का एक बहुत ही महान सम्राट हुआ था। बौद्धों के ग्रंथ में इतना तो वर्णन था कि एक बहुत क्रूर राजा था। उस क्रूर राजा ने जो उसने अपने 99 भाइयों का कत्ल किया था और 99 भाइयों का कत्ल करने के बाद वो राजा बना और उसके बाद जब उसने कलिंग की लड़ाई में लगभग 1 लाख लोग मारे, 1.5 लाख लोगों को घायल किया, इतने ही लोगों को विस्थापित किया और उसके बाद जब उसने बौद्ध धर्म अपनाया तब वो अहिंसक हो गया और इतना अहिंसक हुआ कि उसने पूरे विश्व में बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार का ठेका लिया। अपने पुत्रों को, अपनी पुत्रियों को उसने बौद्ध भिक्षुणी बना दिया। यानी बौद्ध धर्म ने बौद्धों ने ये जताना चाहा है कि बौद्ध धर्म ने एक बहुत क्रूर शासक को एक बहुत ही विनयशील और बहुत ही अहिंसक शासक, शांतिप्रिय शासक बना दिया। दोस्तों,
ये सब कहानी चलती रही और जब 1853 में जेम्स प्रिंसप ने जब ब्राह्मी लिपि को पढ़ा और उस ब्राह्मी लिपि को पढ़ने के बाद जब उनके अशोक के शिलालेख पढ़े गए, उसका अर्थ समझा गया, तब एक पूरी कहानी सामने आई कि अशोक वास्तव में कौन थे, अशोक वास्तव में कितने महान थे और अशोक उसने क्या किया। तो दोस्तों, उस शिलालेखों को पढ़ने के बाद ये पता चला कि अशोक को जितना क्रूर बताया गया उतना क्रूर थे नहीं, जितना अहिंसक बताया गया उतना अहिंसक वो थे नहीं। अपने जीवन में उन्होंने 2073 से लेकर के 68 के बीच में उन्होंने गद्दी प्राप्त की और लगभग 232 ईस्वी पूर्व तक वो शासक बने रहे, यानी लंबे समय तक वो 38 से 40 साल तक उन्होंने भारत पर शासन किया। और उस पूरे शासन काल में उनको एक लड़ाई लड़नी पड़ी, वो भी कलिंग की लड़ाई। बाकी किसी लड़ाई का उल्लेख नहीं है उससे, क्योंकि पूरा जो उनके पिता को भी यानी बिंदुसार को भी बहुत लड़ाइयाँ नहीं लड़नी पड़ी थी, क्योंकि चाणक्य के मार्गदर्शन में उनके पितामह जो थे यानी सम्राट अशोक के जो पितामह थे चंद्रगुप्त मौर्य, उन्होंने ही लगभग पूरे भारत को एक कर दिया था। दक्षिण का जो हिस्सा अलग रहा वो अलग ही रहा, हर तरह से अलग रहा। आज भी थोड़ा सा आप देखेंगे कि केरल और तमिलनाडु के कुछ जो विचार हैं वो हमसे भिन्न है, वो अलग कहानी है। तो फिलहाल हमने अशोक के बारे में हमने बात शुरू की थी, तो मैं सिर्फ इस वीडियो को सिर्फ ये बताने के लिए हमने बनाया है कि अशोक उतना क्रूर नहीं थे। अशोक ने सिर्फ एक लड़ाई लड़ी और बौद्धों ने कहा है, बौद्ध ग्रंथ के दीपवंश, महावंश और अशोकावदान में उल्लेख हुआ है कि कलिंग की लड़ाई में 1 लाख लोग मारे गए, 1.5 लाख लोग घायल हुए और इतने ही लोग विस्थापित हुए। दोस्तों, ये कहानी उचित नहीं है, इसलिए कि कलिंग का लगभग 60% पार्ट जो है वो बिंदुसार के समय में और उससे पहले चंद्रगुप्त मौर्य के समय में जीता जा चुका था। धौली से आगे का हिस्सा जो है वो थोड़ा सा बच गया था, कोस्टल एरिया, और वो भी व्यापार के लिए दिक्कत हो रही थी। पूर्वी भारत में व्यापारिक जो नगद के व्यापारी थे उनको पूर्वी भारत के जरिए ईस्ट पूर्व के जो कंट्रीज हैं यानी इंडोनेशिया, उसमें जकार्ता, बाली वगैरह हुआ करते थे, तो वहाँ जाने में उनको दिक्कत होती थी। इसलिए उस तट पे मगध वंश का साम्राज्य, मगध वंश का शासन हो, इसलिए लड़ाई लड़ी गई थी। और उस लड़ाई में अगर उस समय कलिंग की इतनी आबादी भी नहीं होगी जितने की लोगों को घायल और मारे जाने की बात कही जा रही है। दोस्तों, सिर्फ ये दिखाने के लिए बौद्धों ने इतना लिखा कि अशोक एक बहुत ही क्रूर और हिंसक शासक थे, ये भी, और बौद्ध धर्म जब अपनाया तो वो अहिंसक हो गए। दोस्तों, ये भी गलत है कि उन्होंने अपने 99 भाइयों का कत्ल करके वो राजा बने थे। बौद्ध ग्रंथ को छोड़ दे तो बाकी ग्रंथों में अशोक के केवल 4 या 6 भाइयों का उल्लेख हुआ है। उसने अपने बड़े भाई सुसीम को जरूर मारा था, वो भी इसलिए कि सुसीम जो है वो यूनानियों के और खुरासानियों की मदद से मगध की गद्दी को हथियाना चाहते थे, जबकि वो इस योग्य नहीं थे। और राधागुप्त, उस समय के जो मंत्री थे राधागुप्त, वो भी सुसीम की मदद कर रहे थे। तो उस षड्यंत्र को, मिली जुली साजिश को बेनकाब करने के लिए, उसको रोकने के लिए अशोक को अपने बड़े भाई सुसीम से लड़ाई लड़नी पड़ी थी, जिसमें सुसीम हार गए थे और अशोक का राज्य निष्कंटक हुआ था, जिन्होंने लगभग 40 साल तक भारत पर शासन किया था। इतना ज़रूर है कि जहाँ तक महानता की बात है तो मेरा व्यक्तिगत मत ये है कि अशोक ने पूरी दुनिया में भारत के अहिंसा को, भारत के अहिंसा परमो धर्मा को, भारत के वसुधैव कुटुम्बकम को, भारत के सत्यमेव जयते के सिद्धांत को जरूर फैलाया। इसमें अशोक को क्रेडिट जाता है। उन्होंने पूरी दुनिया में भारत के धर्म को, भारत की संस्कृति को पढ़ाया बौद्ध धर्म के जरिए। लेकिन अगर एक शासक रूप में देखें तो अशोक सम्राट से कहीं ज़्यादा महान उनके पितामह चंद्रगुप्त मौर्य थे, कहीं ज़्यादा प्रतापी थे, जिन्होंने चाणक्य के मार्गदर्शन में भारत को वो भौगोलिक एकता दी, भौगोलिक सीमा दी, जिसका हमारे पुराणों में, हमारे धर्म ग्रंथों में वर्णन है। तो दोनों का अलग महत्व है। लेकिन अशोक के बारे में जो ये कहा गया है कि बहुत क्रूर थे, उन्होंने अपने 99 भाइयों का कत्ल किया, लाखों लोगों को मारा, ये गलत है। दोस्तों, हमें सच को इसी बीच में रखकर देखना पड़ेगा। दोस्तों, अपने वीडियो को मैं यहीं ख़त्म करता हूं और अशोक से जुड़ी कहानी को लेकर फिर मैं हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए मुझे आदेश दीजिए, इजाज़त दीजिए। और हाँ, अगर ये मेरा कंटेंट अच्छा लगा हो तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू साथियों।